हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था डिसलेक्सिया के बारे में। हम पढ़ रहे थे, हमने थोड़ा पोर्शन डिसलेक्सिया कवर कर लिया था कि डिसलेक्सिया होता क्या है और क्या क्या उसमें लाइक प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे कि वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ब्रेन से रिलेटेड है, ठीक है। और उसके बारे में हमने थोड़ी बहुत डिटेल्स पढ़ी, थोड़ा उसकी हिस्ट्री के बारे में जाना हमने कि वो क्या था, ठीक है, और किसने दिया उसका टर्म और कहाँ से उसकी रिसर्च स्टार्ट हुई है कि मतलब डिसलेक्सिया बहुत पुराना है, बहुत पहले से इस पर रिसर्च चलती आ रही है। तो ये सब कुछ हमने लास्ट सेशन में कवर किया, ठीक है। हमने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा कि दो इसके क्लासिफिकेशन से, डेवलपमेंट डिसलेक्सिया और एक्वायर्ड डिसलेक्सिया, हमने वो कवर किया। इसके सिम्टम्स के बारे में पढ़ा कि अगर आपको कोई एक बच्चा दिख रहा है जो ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, तो उसके क्या क्या सिम्टम्स वो शो करेगा या कैसे आप उसको पहचान सकते हैं कि वो बच्चा डिसलेक्सिया से सफ़र कर रहा है या उसको वो डिसलेक्सिक है, ठीक है। और हमने थोड़ा फोनोलॉजिकल अवेयरनेस के बारे में पढ़ा। फिर हमने मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ा कि डिसलेक्सिया से के साथ साथ और क्या क्या मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ उसके साथ बच्चे को हो सकती है, ठीक है। ये सब कुछ हमने कवर किया है, ठीक है। थोड़ा बहुत हमने एडीएचडी के बारे में जाना कि एडीएचडी क्या होता है, उसकी फुल फॉर्म पढ़ी हमने, एंड एडीएचडी में क्या होता है वो थोड़ा बहुत पढ़ा है। बाकी एडीएचडी का एक मैं अलग से एक सेशन लूँगी आगे आने वाले कुछ वीडियोज़ में, ठीक है। तो अभी तक हम इतना कवर कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि डिसलेक्सिया के कॉजेज़ क्या हैं, ठीक है, कि क्या ऐसी चीज़ है जो डिसलेक्सिया को ट्रिगर कर रहा है या जिसकी वजह से एक बच्चे को डिसलेक्सिया हो रहा है, ठीक है। तो कॉजेज़ ऑफ डिसलेक्सिया, ओके। तो आज हम पढ़ेंगे कॉजेज़ ऑफ डिसलेक्सिया और इसके बाद धीरे 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 करके हम आगे सेशन को अपना कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो देखिए, हर एक जो डिसेबिलिटी है, हर एक जो भी आप यहाँ अभी मतलब आगे भी पढ़ेंगे और आपने जैसे पहले भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये ज़रूर पढ़ा होगा कि जो भी बच्चे में चेंजेस आ रहे हैं, जो भी बच्चे में क्वालिटीज़ आ रही हैं, जो भी बच्चे में डिसेबिलिटीज़ आ रही हैं या इश्यूज़ आ रहे हैं या फिर क्वालिटीज़ भी आ रही है ना, जैसे गिफ्टेड हो रहा है बच्चा और बहुत उसका आईक्यू बहुत अच्छा है, हाई है। तो ये सब कुछ जो हो रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक फैक्टर की वजह से हो रहा है, वो है इंटरैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जो भी कुछ होता है, हर एक चीज़ का जो कॉज़ है वो है इंटरैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। आपने एक चीज़ और पढ़ी होगी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, नर्चर एंड नेचर, ठीक है। तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का ही एक टर्म आप नर्चर एंड नेचर ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसको हम डिनोट करेंगे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का, ओके। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का इंटरैक्शन, इसको ना इंटरैक्शन को क्रॉस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, हेरिडिटी में क्या आ जाता है, बच्चे के जीन्स, ठीक है। मतलब अगर बच्चे के पेरेंट्स को अगर कोई डिसेबिलिटी है या डिसलेक्सिया है, हम डिसलेक्सिया की बात कर रहे हैं, तो अगर बच्चे के पेरेंट्स को डिसलेक्सिया है तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि बच्चे के जो बच्चा है उसके अंदर भी वो कहीं ना कहीं जीन्स आ जाए, वो क्रोमोसोम्स आ जाए जिसकी वजह से बच्चे को भी डिसलेक्सिया हो जाए। तो सबसे पहला तो ये है कि अगर पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, अगर उसकी जो वो है ना फैमिली ट्री, उसमें किसी भी एक पर्सन को अगर ये इश्यूज़ है तो कहीं ना कहीं फैमिली में या उस बच्चे के अंदर ये डिसलेक्सिया होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। तो सबसे पहला तो जीन्स है। दूसरा एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट कैसे, बच्चा जैसे अपनी मदर के जब गर्भ में होता है ना, प्रीनेटल स्टेज जो कहते हैं, उसमें अगर मदर स्ट्रेस लेती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, वो अल्कोहल यूज़ कर रही है, ड्रग यूज़ कर रही है ना, स्मोक कर रही है, तो और ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं बेबी को इम्पैक्ट डाल रही हैं। मेडिकेशन ले रही है किसी भी टाइप का, ठीक है, उसकी वजह से बेबी का जो ब्रेन है उसमें इम्पैक्ट जाता है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि डिसलेक्सिया ट्रिगर हो जाता है, डिसलेक्सिक हो जाता है, ठीक है। तो ये है। अब एक ना स्टडी करी गई कि जो बच्चा है डिसलेक्सिया वाला एंड जो एवरेज बच्चा है, नॉर्मल बच्चा है, तो उनमें क्या डिफरेंस है, उनके ब्रेन में क्या डिफरेंस है। तो उसके लिए जो चीज़ें यूज़ करी गई, जो मेथड यूज़ किया गया, वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। मेथड ऑफ स्टडी क्या यूज़ की गई, ठीक है। मेथड ऑफ स्टडी क्या यूज़ की, सबसे पहला तरीका यूज़ किया कि एफएमआरआई, ठीक है। एफएमआरआई ये होता है ब्रेन के लिए, यूज्ड फॉर ब्रेन। जैसे एमआरआई आपने सुना होगा, सीटी स्कैन सुना होगा, उसी तरीके का ये होता है एफएमआरआई, ठीक है, यूज्ड फॉर ब्रेन,
ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है वो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, ये क्या है, एक टेक्निक है जो बच्चे के ब्रेन को स्टडी करने के लिए यूज करी गई। पहली तो ये है, ठीक है। एक और टेक्निक मैं आपको बता देती हूँ, दूसरी PET, पेट, ठीक है, इसके फुल फॉर्म है पॉजिट्रॉन एमिशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी यूज करी गई और इस स्टडी में क्या किया गया, जब बच्चा एक्टिविटीज कर रहा है, फॉर एग्जांपल वो पढ़ रहा है, सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसके जो ब्रेन में जो हरकतें हो रही हैं ना, जो एक्शंस हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स का ट्रांसफर हो रहा है, उसको स्टडी करा गया इन दो टेक्निक से और देखा गया कि जो एक एवरेज बच्चा है, जो एक नॉर्मल बच्चा है, उसका ब्रेन और जो एक डिस्लेक्सिक बच्चा है उसका ब्रेन, उसमें ना फंक्शनिंग की बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कैसे? उसके ना जो ब्रेन का जो फंक्शन होता है, जो फंक्शनल पार्ट होता है, उसमें डिफरेंस आ रहा है एंड एज वेल एज स्ट्रक्चर वाले जो पार्ट है उसमें भी डिफरेंस आ रहा है, जो मतलब 100% सिमिलैरिटी नहीं है दोनों के ब्रेन्स में। ठीक है, कहीं ना कहीं दोनों में डिफरेंस है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस देखा गया वो है स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। ठीक है, नॉट 100% सेम, 100% सेम नहीं है, मतलब ब्रेन की शेप में डिफरेंस। ठीक है, स्ट्रक्चर से सीधा सीधा मतलब है ब्रेन की शेप में डिफरेंस। और दूसरा, ये तो पहला था, और दूसरा देखा गया फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। ठीक है, तो उनका जो ब्रेन है वो कैसा है, डिफरेंटली वर्क कर रहा है, डिफरेंटली वर्किंग। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन बच्चों को बहुत हाई चांसेस है डिसलेक्सिया होने के जो या जिनके पेरेंट्स या जिनके ग्रैंड पेरेंट्स या जिनकी फैमिली में डिसेबिलिटी है या डिसलेक्सिया है, तो उनको बहुत हाई चांसेस होते हैं वो कहीं मतलब उनके अंदर कहीं ना कहीं वो सारे जीन्स आ जाए जिसकी वजह से बच्चे को भी डिसलेक्सिया हो जाए। ठीक है, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर है वो है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का इंटरैक्शन। ठीक है, तो पहले मैंने आपको रीज़न बताया, जो सबसे पहला रीज़न है वो हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का इंटरैक्शन है, एनवायरनमेंट का इंटरैक्शन। कई बार एग्जाम में H×E भी आ जाता है, तो ये भी आप करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट रीज़न है। दूसरा रीज़न मैंने आपको बताया कि मदर की जो प्रीनेटल की जो स्टेज है उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है ना, ये रहा। ठीक है, अगर जैसे मदर अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे उसका फूड इनटेक सही नहीं है, अगर वो ड्रग्स ले रही है, अगर वो अल्कोहल यूज़ कर रही है, अगर वो स्मोक कर रही है, अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही है, तो वो कहीं ना कहीं बच्चे पे बहुत मेजर इम्पैक्ट डालता है एंड उसका जो ब्रेन है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता। ठीक है, तो उसकी वजह से भी वो जो पार्ट है हमारे ब्रेन का जो रीडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो रीडिंग को हमारा वो करता है प्रॉपर, मतलब एक हमारी रीडिंग के पार्ट को एम्फसाइज करता है, वो पार्ट जब प्रॉब्लम करता है या वो जब पार्ट डेवलप नहीं हो पाता तो कहीं ना कहीं डिसलेक्सिया होता है। तो ये मतलब प्रीनेटल स्टेज में भी पॉसिबल है कि हो जाए। ठीक है, और एक रीज़न और देखा गया, जीन्स। अब जीन्स कैसे रीज़न था, देखा गया जो जब स्टडी करी गई तो देखा गया जो डिसलेक्सिक बच्चे हैं उसमें उनमें कुछ एक दो जीन्स ऐसे पाए गए जो डिसलेक्सिया को ट्रिगर करते हैं। ठीक है, उनके जीन्स का मॉडिफिकेशन, मतलब अगर जीन्स का मॉडिफिकेशन हो रहा है, ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ जीन्स का अगर मॉडिफिकेशन हो रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं डिसलेक्सिया का रीज़न या कॉज माना गया। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। ये भी एग्जाम्स में कई बार पूछ लिया जाता है कि कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं एंड या फिर कितने क्रोमोसोम्स टोटल हमारी बॉडी में होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स, ठीक है, 23 पेयर होते हैं एक तो, और टोटल कितने होते हैं, 46 पेयर्स, 46 पेयर्स, सॉरी टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, पेयर्स नहीं।
पेयर्स 23 होते हैं, टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं 46 क्रोमोसोम्स। ओके, ठीक है। और इन क्रोमोसोम्स में से 2 ऐसे क्रोमोसोम्स हैं जो डिसलेक्सिया को रिलेट करते हैं, ठीक है। मैं इससे लिख देती हूँ, 2 chromosomes were seen related to dyslexia। मैं आपको जीन भी बताऊंगी कि जीन कौन सा है, ठीक है। हो सकता है आपके एग्जाम्स में ये भी पूछ लिया जाए, तो आपको हर एक छोटी बात ना पढ़ के जानी है और ध्यान में रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, बिकॉज डिसलेक्सिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो आपको बहुत केयरफुली और बहुत ध्यान से हर एक चीज़ पढ़ के जानी है। चलिए, सबसे जो पहला क्रोमोसोम है वो है क्रोमोसोम 6, एक तो ये क्रोमोसोम है, और एक क्रोमोसोम है क्रोमोसोम 15, ठीक है। 2 हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं जो डिसलेक्सिया से रिलेट करते हैं। अब इसमें जीन कौन सा है, ठीक है। क्रोमोसोम 6 में जो जीन होता है उसको हम कहते हैं DCDC2, ठीक है। और क्रोमोसोम 15 में जो जीन होता है वो है DYX1C1, ठीक है। ये 2 हमारे क्रोमोसोम्स हैं जो डिसलेक्सिया से रिलेट करते हैं, या जो डिसलेक्सिया को कहीं ना कहीं डिसलेक्सिया जिसकी वजह से होता है, जो मॉडिफिकेशन मैं आपको बोल रही थी ना, जीन में मॉडिफिकेशन होता है, वो कहीं ना कहीं यहाँ होता है, ठीक है। तो जीन है क्रोमोसोम 6 में है DCDC2, और क्रोमोसोम 15 है जीन DYXYNC1, ठीक है, ये है। अब एक चीज़ और देखी गई कि जो डिसलेक्सिक बच्चे हैं उनमें लैंग्वेज डिफरेंस भी देखा गया। लैंग्वेज डिफरेंस से मेरा मतलब क्या है यहाँ पे, लैंग्वेज डिफरेंस मतलब अगर वो उनको एक लैंग्वेज में इशू आ रहा है, फॉर एग्जांपल उनको इंग्लिश में इशू आ रहा है, एट द सेम टाइम वो हिंदी आराम से कर ले रहे हैं, उनको हिंदी में इशू नहीं आ रहा, उनको सिर्फ इंग्लिश में इशू आ रहा है, ठीक है। तो लैंग्वेज डिफरेंस भी देखा गया, लैंग्वेज डिफरेंस, ठीक है। कैसे प्रॉब्लम, जैसे उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम उनको जर्मन या फिर स्पेनिश में प्रॉब्लम नहीं आ रही, ठीक है, उनको वो इजी लग रही है, ठीक है। उनको हिंदी इजी लग रही है लेकिन संस्कृत डिफ़िकल्ट लग रही है, ठीक है। इंग्लिश उनको डिफ़िकल्ट लग रही है तो हिंदी इजी लग रही है, ठीक है। तो ये उनको इश्यूज देखा गया। देखिए, ब्रेन आपका तब ईजिली समझता है जब लैंग्वेज सिंबल्स में कम हो, मतलब जैसे कि आप मतलब कुछ लैंग्वेज है, जैसे जापानीज़ लैंग्वेज है, उसमें सिंबल्स का बहुत हाई यूज़ होता है, ठीक है। तो देखा गया कि जो डिसलेक्सिक बच्चे हैं, जो डिसलेक्सिक पीपल हैं, उनको जापानीज़ जो लैंग्वेज है उसको पढ़ने में, है ना, बहुत इश्यूज फेस हो रहे हैं, बिकॉज वो हाईली सिम्बॉलिक है, ठीक है। तो यूज़ ऑफ सिंबल्स, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए उनको वो लैंग्वेज समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो वैसी लैंग्वेज का यूज़ करना है, या उस लैंग्वेज में उनको पढ़ाना चाहिए जो जो कम सिंबल्स में ही हो, जो इनमें कम जिसमें बहुत ज़्यादा हाईली ग्राफिक ना हो, ठीक है। एक टर्म है लोगोग्राफिक, इसका मतलब है यूज़ ऑफ ग्रेट यूज़ ऑफ सिंबल्स, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा सिंबल्स यूज़ होते हैं, ठीक है। लोगोग्राफिक लैंग्वेज, लोगोग्राफिक लैंग्वेज क्या होती है, कई बार ये भी आ जाता है एग्जाम्स में कि लोगोग्राफिक लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, ग्रेट यूज़ ऑफ सिंबल्स, या फिर यूज़ ऑफ सिंबल्स इज ग्रेट, मतलब बहुत एक्सेसिव सिंबल्स का यूज़ होता है, जिसकी वजह से डिसलेक्सिक बच्चा या डिसलेक्सिक पीपल उसको ईजिली नहीं रीड कर पा रहे, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा इशू फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक टाइप की लैंग्वेज है, ठीक है। एक टाइप की लैंग्वेज है आपका ऑर्थोग्राफिक, एक लोगोग्राफिक है और एक है ऑर्थोग्राफिक, ऑर्थोग्राफिक, ठीक है। इसमें कम यूज़ ऑफ सिंबल्स होता है, तो ये थोड़ा बहुत जो डिसलेक्सिक पीपल होते हैं उनको पढ़ने में थोड़ा बहुत इजी लगती है, ठीक है। अब ऑर्थोग्राफिक भी आपकी 2 टाइप की है, एक है अल्फ़ाबेटिक, ठीक है, और एक है फोनेमिक, ठीक है। अब यहाँ पर जो अल्फ़ाबेटिक है ये है ईजी टू लर्न, ठीक है, ये बहुत ईजी है आपको लर्न करने के लिए या पढ़ने के लिए,
ठीक है, और यहीं पर फोनेमिक यानी जहाँ पर यूज ऑफ साउंड्स बहुत ज़्यादा हो। फोनेमिक से मतलब समझ रहे हैं, मतलब साउंड, फोन से मतलब ही आपका साउंड है, तो यहाँ पर आपका यूज ऑफ साउंड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो डिफिकल्ट टू लर्न, डिफिकल्ट टू लर्न। ठीक है, अब कैसे, जैसे एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको, अगर हिंदी जो है अल्फ़ाबेट्स, अगर आप हिंदी के जो अल्फ़ाबेट्स लेते हैं, वर्णमाला लेते हैं, तो उसमें अगर आप क देखते हैं तो उसको आप क ही बोलोगे, है ना, ये हिंदी का है। बट यहीं अगर आप इंग्लिश ले लेते हो, इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में अगर आपको क लिखना है तो के भी हो सकता है, वो सी भी होता है ना, क सी भी हो सकता है। अगर आप प्रोनाउंस उसको, सॉरी साउंड देखो, क तो सी भी हो सकता है, के भी हो सकता है। अब एक है सी ए टी कैट और एक है के ए टी कैट, डिफरेंस देख रहे हैं। तो यहीं पर बच्चा जो है कंफ्यूज कर जाता है कि कौन सा साउंड करेक्ट है। तो इसीलिए बच्चे को इंग्लिश जो है लैंग्वेज, उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं एज़ कम्पेयर टू हिंदी। उनको हिंदी बहुत ज़्यादा ईजी लगती है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश उनको बहुत प्रॉब्लमेटिक देती है। ठीक है, अनदर है जर्मन और स्पेनिश। ठीक है, जर्मन और स्पेनिश क्या है, अल्फ़ाबेटिक है। अल्फ़ाबेटिक मतलब इजी लैंग्वेज है उनके लिए लर्न करने के लिए। ठीक है, अल्फ़ाबेटिक, चलो ठीक है। जर्मन स्पेनिश उनके लिए बहुत अल्फ़ाबेटिक है। और एक चीज़ और देखी गई जो उनको सबसे, जैसे एक स्टडी करी गई और स्टडी का जो रिजल्ट आया वो क्या आया, जो एक लैंग्वेज है फिनिश, फिनिश लैंग्वेज जो डिसलेक्सिक पीपल है उनको सबसे ज़्यादा ईजी लगी टू रीड। ठीक है, तो एक फिनिश क्या लगी, मोस्ट ईजी, मोस्ट इजी उनको, मतलब उसमें जैसे अल्फ़ाबेटिक अगर लैंग्वेज है आपकी कोई, तो उसमें क्या है, जो अल्फ़ाबेट है वही प्रोनाउंसिएशन होगा। तो वही अगर प्रोनाउंसिएशन होगा ना, तो उनको रीडिंग में बहुत ज़्यादा ईज़ होगा, ईज़ी पड़ेगी उनको डिफ़िकल्टी नहीं होगी पढ़ने में। बट यहीं जैसे इंग्लिश है, यहाँ पर सी ए टी कैट, के ई टी कैट, ऐसे मतलब बहुत, ये तो बस एक एग्जाम्पल, ऐसे कई सारे वर्ड्स होंगे जो बहुत सिमिलर साउंड करते हैं लेकिन होते बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पर बच्चे को, यहाँ पर जो डिसलेक्सिक लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा इशू फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया। और कई अगर एग्जाम से पूछा जाए कि मोस्ट ईजी लैंग्वेज जो डिसलेक्सिक पीपल के लिए है वो क्या है, या डिसलेक्सिक बच्चों के लिए वो क्या है, वो है इधर हिंदी, हिंदी भी उनको ईजी लगती है, या फिर फिनिश। बेसिकली जिसमें यूज़ ऑफ सिम्बल्स कम हो वो उनके लिए सबसे ज़्यादा सही लैंग्वेज है, मतलब लीस्ट लोगोग्राफिक लैंग्वेज है ना, जो सबसे कम लीस्ट लोगोग्राफिक हो, अल्फ़ाबेटिक बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट हमने अभी तक देखो कॉजेज़ पढ़ लिया हमने कि क्या कॉज होता है, किस वजह से डिसलेक्सिया होता है। अब आता है हमारा डायग्नोसिस पे कि हम इसको डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सिम्टम्स तो हमने लास्ट सेशन में कवर कर लिए थे। डायग्नोसिस, जस्ट अ सेक, डायग्नोसिस, ओके। तो सबसे पहला जो डायग्नोसिस है, सबसे पहला तो एक ही है, आप ऑब्जर्व करो। ठीक है, बच्चे को ऑब्जर्व करो, सबसे बेस्ट डायग्नोसिस है ऑब्जर्व। देखो बच्चा कई चीज़ें ऐसी करता है जो हमें जब दिखता है ना तो लगता है कि हाँ यार इसको ना प्रॉब्लम है। जब आप क्लास में पढ़ा रहे हो, है ना, तो एक बच्चा होगा जिसको रीडिंग इश्यूज़ आ रहे होंगे, किसी को राइटिंग इश्यूज़ आ रहे होंगे, है ना, कोई बहुत हाईली हाइपर एक्टिव होगा, तो बच्चे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर शो करते हैं। तो आप वहाँ से पता लगा सकते हैं कि बच्चे को कौन सी या क्या डिफ़िकल्टी आ रही है। तो सबसे बेस्ट है कि आप सिम्टम्स देखिए, ठीक है, और प्लान्ड उसका ऑब्जर्वेशन कीजिए। तो ऑब्जर्वेशन इसका सबसे बेस्ट है, सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सेकंड है सीरीज ऑफ टेस्ट, सीरीज ऑफ टेस्ट। आप टेस्ट्स कर सकते हैं। आप टेस्ट कैसे करने हैं, ऐसा नहीं कि बच्चे को पता है कि उसका टेस्ट हो रहा है ना, ऐसे नहीं। आप एक्टिविटी के थ्रू ऐसे टेस्ट करिए कि बच्चे को पता ना चले कि हाँ देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। ठीक है, वो प्ले वे में या खेल खेल में विद एक्टिविटी ऐसी ऐसी चीज़ें करे, या आप उसके लिए प्लान ऐसी एक्टिविटी करिए जिससे आप उसको डायग्नोस कर पाओ। आपको बच्चे को बताना नहीं है कि हाँ वी आर टेकिंग योर टेस्ट। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं।
ठीक है। और ये जो टेस्ट आपके रहेंगे ये किस चीज़ पे फोकस्ड रहेगा, पहले तो रीडिंग पे, ठीक है, दूसरा स्पेलिंग पे, ठीक है। 2 चीज़ों पे आपके जो टेस्ट रहेंगे उनका फ़ोकस रहेगा, व्हाई? बिकॉज़ जो डिस्लेक्सिक पीपल होते हैं उनका जो सबसे मेजर इश्यू आता है, एक तो वो रीडिंग में आता है, दूसरा वो स्पेलिंग में इश्यूज़ फेस करते हैं या फिर स्पेलिंग में बहुत ही मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे इनके टेस्ट ले सकते हैं। एक चीज़ और देखी गई डिस्लेक्सिक पीपल में कि जैसे जो डिस्लेक्सिक बच्चे हैं, मतलब देयर इज़ नो प्रूफ कि ये सही है या गलत है, कोई इस पे 100% नहीं है, बट ये देखा गया कि अगर 100 बच्चे हैं, ठीक है, अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें से 70% जो रहेंगे वो बॉयज़ होंगे एंड 30% गर्ल्स हैं, ठीक है, 30% गर्ल्स। तो बॉयज़ को ज़्यादा देखा गया कि जो डिस्लेक्सिया है वो बॉयज़ को ज़्यादा है। तो अगर हमारे पास 100 बच्चे हैं तो उसमें से 70 बॉयज़ को या 70% बॉयज़ को क्या था, डिस्लेक्सिया था और गर्ल्स का जो रेशियो था वो कम आया था। मतलब रिसर्च में देखा गया कि बॉयज़ ये इश्यूज़ ज़्यादा फेस कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। मतलब इसकी कोई गारंटी नहीं है और कोई मतलब रिसर्च इस पे 100% हमारे पास प्रूफ नहीं है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, ठीक है, कोई भी रीज़न नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, बट हाँ, ऐसा रिसर्च में देखा गया, ऐसा स्टडी में देखा गया, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारा हमने कॉजेज़ पढ़ लिए, डायग्नोसिस पढ़ ली, ठीक है, सिम्पटम्स हम लास्ट सेशन में ही कर चुके थे। नेक्स्ट आता है हमारा इसका ट्रीटमेंट। जैसा मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था, इसका कोई भी क्योर नहीं है, इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, बट इसको कहीं न कहीं कम करा जा सकता है, ठीक है, नो ट्रीटमेंट। इसका ना ट्रीटमेंट है, ना ही क्योर है। तो लेकिन ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, अगेन मैं बोल रही हूँ, मेंटल रिटार्डेशन नहीं है, ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। मेंटल रिटार्डेशन और लर्निंग डिसेबिलिटी में बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस है, ठीक है। इन बच्चों का आईक्यू कम नहीं होता, बस इनको रीडिंग इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट नहीं है, क्योर नहीं है, बट इसको कहीं न कहीं कम करा जा सकता है। अब वो कैसे करा जा सकता है? जैसे मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि ट्रेनिंग से, थ्रू ट्रेनिंग एंड चाइल्ड की अगर नीड के अकॉर्डिंग, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसके डिग्री ऑफ जो उसको डिस्लेक्सिया है, उसके अकॉर्डिंग अगर पढ़ाया जाए, तो उसका कहीं न कहीं जो लेवल है डिस्लेक्सिया का, वो डिक्रीज़ होता हुआ देखा गया। ये प्रॉपर स्टडीज़ हैं इसके ऊपर, प्रॉपर रिसर्च्ड है, ठीक है? तो उसको कहीं न कहीं इम्प्रूवमेंट देखा गया, ठीक है? हमें यहाँ पर क्या यूज़ करना चाहिए? आरटीआई। अब यहाँ पर आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन वाला आरटीआई नहीं है। आरटीआई मतलब रिस्पॉन्स टू इंटरैक्शन, ठीक है, इंटरैक्शन। ये यूज़ करके हमें पढ़ाना चाहिए कि बच्चा कैसा इंटरैक्ट कर रहा है, बच्चा कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते पूरी तरीके से, बट डिक्रीज़ कर सकते हैं। देखिए, जो ब्रेन एक बार में ब्रेन में डेवलपमेंट हो गई वो हो गई, ठीक है। मैक्स जो सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट ब्रेन का होता है वो वूम्ब में होता है ने, ठीक है। जब वो प्रीनेटल स्टेज होती है, जब बच्चा गर्भ के अंदर होता है तब होता है। बट उसके बाद भी अगर बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो 5 टू 10 इयर्स में मैक्सिमम हो जाता है। इसके बाद बच्चे के जो ब्रेन का साइज़ है वो वैसे का वैसे ही रहता है, वो इंक्रीज़ नहीं होता, ठीक है? ब्रेन का कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है। तो हम अगर जितना जल्दी जितना अर्ली इंटरवेंशन करेंगे, उतना वो बच्चा अच्छा आगे लाइफ में कर पाएगा, ठीक है? उतना उसको हेल्प मिलेगी। तो और दूसरा है, कई बार क्या होता है ना, हमने भी देखा है कि बच्चे को अगर रीडिंग इश्यूज़ आ रहे हैं तो अब क्या करते हैं पेरेंट्स, रीडिंग ग्लासेस लगा देते हैं, ठीक है? कि बच्चे को दिख नहीं रहा होगा इसीलिए वो नहीं पढ़ पा रहा। बट रीडिंग ग्लासेस सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है? रीडिंग ग्लासेस सॉल्यूशन नहीं है और ना ही डिसलेक्सिया को क्योर कर सकते हैं। तो पहला तो ये जो हमारा मिसकंसेप्शन है इसको ब्रेक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रीडिंग ग्लासेस उसको कोई हेल्प नहीं करेगा, ठीक है? उसको प्रॉब्लम बस जो वर्ड्स हैं, जो लेटर्स हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई करने में दिक्कत हो रही है, उनको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, उनको स्पेल करने में दिक्कत हो रही है, उनके साउंड में दिक्कत हो रही है। तो इसका रीडिंग ग्लासेस से कोई भी लेना-देना नहीं है। ठीक है। अब एक जो फ़ॉन्ट डेवलप किया गया है डिस्लेक्सिक पीपल के लिए, वो देखा गया कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा है उनको रीडिंग के लिए, ठीक है। तो जो फ़ॉन्ट एक अवेलेबल है, फ़ॉन्ट इज़ अवेलेबल फॉर
डिसलेक्सिक पीपल। और उस फॉन्ट का नाम भी मैं आपको बता देती हूँ, क्या पता एग्जाम्स में आ जाए और कभी कभी पूछा भी जाता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। इसका नाम है ओपन डिसलेक्सिक, इसका नाम ही यही है, ठीक है। और इस फॉन्ट को पढ़ने में लोगों को कम डिफ़िकल्टी फेस हुई, वाई, बिकॉज इसमें ज़्यादा सिंबल्स का यूज़ नहीं किया गया है। ये इनकी नीड को ध्यान में रख करके, सो दैट इनकी नीड्स को केटर कर सके, ऐसा फॉन्ट बनाया गया है, ठीक है। और इस फॉन्ट को किसने बनाया है, ठीक है, इसको डेवलप बाय, किसने बनाया है, एल्बार्ड, मैं एक बार स्पेल कर देती हूँ, ALBELARDO, ठीक है, एल्बेलार्डो गोंजालेस। एक सेकेंड, मैंने कुछ गलत लिख दिया यहाँ पे, जस्ट अ सेक। ABELARDO, एबेलार्डो, नॉट एल्बेलार्डो, एबेलार्डो गोंजालेस, ठीक है। ये इसके डेवलपर है, किसके, ओपन डिसलेक्सिया। ओपन डिसलेक्सिया एक ऐसा फॉन्ट है जो डिसलेक्सिक पीपल के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और इस फॉन्ट में बहुत मतलब काम करा गया, और इसको सिंबॉलिक नहीं बनाया गया, मतलब इसमें बहुत कम सिंबल्स का या ना के बराबर सिंबल्स का यूज़ हुआ है, क्योंकि सिंबल्स को पढ़ने में इनको डिसलेक्सिक पीपल को इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। देखिए हमने सब कुछ कवर अप कर लिया है अभी तक, अब हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि हम ये सब पढ़ क्यों रहे हैं, वाई इज़ इट नेसेसरी कि हमें जो डिसलेक्सिया है इसके बारे में अवेयरनेस हो, इसके बारे में नॉलेज हो। सबसे पहले तो देखिए इसके डिसलेक्सिया को लेके ना मिसकंसेप्शंस बहुत ज़्यादा है कि बच्चे को रीडिंग इश्यूज फेस हो रहे हैं, तो मतलब बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा, मन नहीं कर रहा, या बहाने कर रहा है, या पढ़ाई से बचना चाह रहा है ना, या दिख नहीं रहा। मैंने अभी बताया ना, कुछ लोगों को ये भी मिसकंसेप्शन रहता है, दिख नहीं रहा तो रीडिंग ग्लासेस लगा लो भाई, दिखने लग जाएगा। तो इसको लेके बहुत ज़्यादा कम अवेयरनेस है, तो सो दैट आपके लाइक आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम अ टीचर नाउ। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि डिसलेक्सिया होता क्या है, और उसके रीजंस क्या हैं, उसके कॉजेज़ क्या हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं, सो दैट आप एटलीस्ट अवेयर रहें, और आप जब पेरेंट्स से इंटरेक्ट करेंगे तो आप उनको बता सकते हैं कि हाँ ये बच्चा फेस कर रहा है। देखिए आप स्पेशल एजुकेटर बनेंगे, ठीक है, या फिर टीचर भी अगर बनते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, सो दैट आप बच्चे की नीड्स को केटर कर सकें, ठीक है, आप बच्चे की नीड्स को ध्यान में रख सकें, उसके डिग्री ऑफ डिसलेक्सिया को आपको पता हो कि क्या होता है, सब कुछ आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो अवेयरनेस के लिए, ठीक है। दूसरा है टीचर को ट्रेन करने के लिए। देखिए टीचर की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टीचर अगर हाईली ट्रेंड होगा तो वो क्लास को एफिशिएंट बना पाएगा, ठीक है, स्टडी को बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव बना पाएगा, बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग बना पाएगा, और इससे जो आपकी लर्निंग है, जो बच्चे की लर्निंग है, वो बहुत ही इफेक्टिव होगी, ठीक है। पहला तो आपका अवेयरनेस हो गया, फर्स्ट है आपका अवेयरनेस, ठीक है। दूसरा है टू ट्रेन टीचर्स, ठीक है। थर्ड, इंफॉर्मेशन आपको पूरी रहेगी और सही मिलेगी अगर आप पढ़ेंगे इसके बारे में, तो ठीक है। तीसरा आपको इंफॉर्मेशन करेक्ट मिलेगी, ठीक है, इंफॉर्मेशन विल बी करेक्ट। फिर उसके बाद कई बार क्या होता है ना, बच्चे को मिसजज किया जाता है, ठीक है, तो नो मिस जजमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। बच्चे को लेकर के जो भी आपके मिस जजमेंट है, जो भी आपके मिसकंसेप्शंस हैं, वो सारे हटेंगे। आप कहीं ना कहीं सोसाइटी में जाएंगे, सोशल होंगे, लोगों को बताएंगे, तो वो कहीं ना कहीं जो एक यहाँ पे मिसकंसेप्शंस बने हुए, वो आप रिमूव करने में बहुत मेजर रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो डिसलेक्सिक, मैंने जैसे कि बताया कि डिसलेक्सिया वाले बच्चों का आईक्यू कम नहीं है, उनका बस रीडिंग में इशू आ रहा है, उनको कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी लाइफ बहुत सही से लिव कर रहे हैं। अगर उनको थोड़ा सा भी अच्छा आप उनकी डिग्री ऑफ डिसलेक्सिया के अकॉर्डिंग अगर आप उनको पढ़ाएं, ठीक है, अगर उनको जहाँ पे उनको इश्यूज फेस हो रहे हैं उनको ध्यान में रख के उनको पढ़ाएं, और उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग पढ़ाएं, तो वो इश्यूज दूर होंगे, और वो बच्चे कहीं ना कहीं बहुत सक्सेसफुल होंगे,
ठीक है? और मैंने जैसे कि आपको बोला, मैं हर एक डिसेबिलिटी के बाद आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँगी उस इंसान का जिन्होंने इस डिसेबिलिटी होने के बावजूद अपने लाइफ़ में बहुत एक्सेल किया है, ठीक है? उनका नाम है पाब्लो पिकासो। देखिए, बहुत लोग हैं जिनको डिस्लेक्सिया था, बट उसके बावजूद उन्होंने लाइफ में बहुत एक्सेल किया, और उनमें से एक है पाब्लो पिकासो। पिकासो की आपने पेंटिंग्स सुनी होगी ना, बहुत ही इज़ वेरी फेमस फॉर हिज पेंटिंग्स, फॉर हिज स्कल्पचर्स। उनको भी डिस्लेक्सिया था, उन्होंने बचपन में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करी हैं, बट इंस्टेड ऑफ दोज़ डिफ़िकल्टीज़ वो आज एक बहुत मशहूर पेंटर हैं। उनका नाम आज भी है, अनफॉर्चुनेटली वो इस दुनिया में नहीं है, बट उनका नाम आज भी इस दुनिया में बहुत फेमस है, ठीक है? तो ये रहा आपका कंप्लीट सेशन डिस्लेक्सिया के बारे में, और नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे अब डिस्ग्राफिया का, ठीक है? आई एम होपिंग आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, जो भी मैंने डिस्लेक्सिया के बारे में जो भी लास्ट सेशन और इस सेशन में बताया है, जो कंप्लीट करा है। अगर आपको कोई भी इश्यू होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।